प्रिंसिपल या ली शातिल सिद्धांत किसने दिया था? हेनरी ली शातिल। कब दिया था? 1855 1855 में दिया था। 1855 में उन्होंने क्या कहा था, उसकी तरफ चलते हैं। मैं इसके डेफिनेशन पहले हिंदी में बताया था, फिर इंग्लिश की तरफ चलते। उन्होंने कहा था कि यदि किसी सिस्टम या किसी निकाय में साम्यावस्था उसके साम्य के द्वारा निर्धारित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक? जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन। हिंदी में कहें तो ताप, दाब और सांद्रता। ठीक है, उन्होंने कहा कि यदि किसी निकाय की साम्य अवस्था पर उसके साम्य को निर्धारित करने वाले किसी कारक जैसे ताप, दाब और सांद्रता में यदि परिवर्तन कर दिया जाए, हम क्या करें, हमारे पास कोई अभिक्रिया है, कोई रिएक्शन है, उसमें आपने क्या चेंज कर दिया, उसके टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन में कुछ चेंज कर दिया। ठीक है, तो साम्य अवस्था उस दिशा की तरफ अग्रसित हो जाती है जहां पर इनके प्रभाव निरस्त हो जाते हैं। क्या करें? जहां पर इनके प्रभाव निरस्त हो जाते हैं। यह नियम भौतिक और रासायनिक दोनों साम्य अवस्थाओं पर लागू होता है। समझ में नहीं आया क्या? नहीं। देखो होता क्या, उसकी तरफ चलता हूं, समझा। मैंने कहा सपोज ए और बी रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हुए C+D। हमारे पास कोई रिएक्शन है। अब हम कह रहे हैं कि इस रिएक्शन में जो कंडीशन है वो इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था। हम कह रहे हैं यदि किसी अभिक्रिया में, यही तो काम है, यदि किसी अभिक्रिया में जो कि साम्य अवस्था में चल रही है, उस अभिक्रिया में कुछ कारक प्रभावित करते हैं जैसे ताप, दाब और सांद्रता। इन तीनों कारक में से यदि किस एक कारक को आप बढ़ा दें, क्या कर रहे हैं, तीनों में से किसी एक कारक को आपने परिवर्तित कर दिया या बढ़ा दिया, तो साम्य अवस्था उस दिशा की ओर शिफ्ट हो जाती है, या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड, उस दिशा की तरफ शिफ्ट हो जाती है जहां पर इनके इफेक्ट या इनके प्रभाव खत्म हो जाते हैं। हमने कहा कि यदि इधर की तरफ हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो अभिक्रिया किधर जा रही है? फॉरवर्ड, अग्र दिशा में चल रही है। ठीक है, तो यदि अग्र दिशा में चलेगी फिर पश्चिम ही जाएगी। ठीक है, और यदि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फिर उधर चलेगी, पश्चिम दिशा में चलेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, साम्य अवस्था क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। और ये कहाँ लागू होता है, तो भौतिक और रासायनिक दोनों सिस्टम पर लागू होता है। ये बात किसने कही? हेनरी ली शातिल ने। ठीक है, तो इंग्लिश में उन्होंने डेफिनेशन क्या कहा था? उन्होंने कहा था इफ एनी केमिकल सिस्टम एट ए इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज फैक्टर अफेक्टिंग सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। क्या कहा उन्होंने कि इफ ए केमिकल रिएक्शन, कोई हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया, इफ ए केमिकल रिएक्शन, कोई रासायनिक अभिक्रिया, उस रासायनिक अभिक्रिया के कुछ फैक्टर टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन को यदि हम क्या करें, चेंज कर दें, तो टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन एनी वन आर चेंजेस, यदि किसी एक को भी चेंज करेंगे तो क्या होता है, रिएक्शन आर शिफ्टेड टूवर्ड डायरेक्शंस, उस दिशा की ओर चली जाती है। और ये कहां पर लागू होता है? भौतिक और रासायनिक दोनों अभिक्रियाओं पर, फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस पर अप्लाई होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? ली शातिल प्रिंसिपल कहते हैं। आया समझ में? इसको कहा जाता है ली शातिल प्रिंसिपल। अब हम कह रहे हैं कि ली शातिल प्रिंसिपल के कारण कुछ फैक्टर अफेक्ट होते हैं। क्या क्या है उसकी तरफ चलते हैं, वन बाय वन देखते हैं फैक्टर। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन। तो पहली हेडिंग आप लोग लिखो मेरे साथ में, लिखो साम्य अवस्था पर, पहली हेडिंग है साम्य अवस्था पर सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव। साम्य अवस्था पर सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव कैसे लिख सकते हैं? इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम। इंग्लिश में लिखना है इफेक्ट ऑफ चेंज इन इक्विलिब्रियम, so change in concentration at equilibrium।
चलो अब बात करते हैं कौन से प्रभाव की। यहाँ पर बात करें सांद्रता के प्रभाव की बात, ठीक है, कंसंट्रेशन की बात करें। अब हम एक रिएक्शन की बात करें। सपोज हमारे पास रिएक्शन है H2 + I2, ये कन्वर्ट होता है 2HI, ठीक है ना। अब मैंने कुछ ऐसा लिख दिया है। अब हम कह रहे हैं यहाँ पर देखो होता क्या है, यहाँ पर दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम का साइन है, यानी कि साम्य अवस्था का साइन है। अब क्या होता है यदि हम कहें इस अभिक्रिया के अंदर यदि हम यहाँ पर हाइड्रोजन या आयोडीन इन दोनों में से किसी भी की एक की मात्रा को बढ़ा दें, उसके अमाउंट को हमने इंक्रीज कर दिया। क्या करें हम लोग कि हमारे पास में हाइड्रोजन या आयोडीन दोनों में से किसी भी एक की मात्रा हमने बढ़ा दी, उसके अमाउंट को हमने इंक्रीज कर दिया। तो ली शातेले सिद्धांत के अनुसार ली शातेले प्रिंसिपल क्या कहता है, वो ये कहता है कि भैया इधर भी क्वांटिटी इक्वल रहेगी, इधर भी क्वांटिटी इक्वल रहेगी। जैसे क्या कह रहा है, इधर कितना मोल है 1 मोल, ये कितना मोल है 1 मोल, यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 1, यहाँ कितना लिखा 2 है, तो ये नंबर ऑफ मोल इसके 2 है। तो आप देखोगे क्रियाकारक साइड और उत्पाद साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, नंबर ऑफ मोल कितने दोनों तरफ इक्वल, ठीक है ना। पर हम ये कह रहे हैं कि यदि हमने हाइड्रोजन या आयोडीन दोनों में से किसी भी एक की क्वांटिटी को बढ़ा दी, तो ऐसी कंडीशन में रिएक्शन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाती है, यानी अग्र दिशा की ओर चलने लगेगी। और यदि हमने HI का कंसंट्रेशन या HI की मात्रा बढ़ा दी, तो रिएक्शन किधर चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन यानी कि पश्चिम दिशा में चली जाएगी। क्लियर ना। तो फिर यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम का साइन ऐसे बना हुआ है ना, ऐसा नहीं बनता। तो जब हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ाएंगे तो साइन ऐसा रहेगा, ठीक है। और यदि HI की मात्रा बढ़ा दी तो साइन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मतलब इनका मतलब है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो तेजी से चल रहा है, अग्र दिशा तेजी से, और बैकवर्ड डायरेक्शन पश्चिम दिशा धीमी गति से हो रहा है जब आप हाइड्रोजन की सांद्रता को बढ़ाते हैं। इधर आपने HI की सांद्रता बढ़ा दी, HI का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया, तो बैकवर्ड डायरेक्शन तेज चलेगी और फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हमने क्या कहा कि किसको चेंज करना है, कंसंट्रेशन यानी सांद्रता को परिवर्तित करना है। किसकी सांद्रता परिवर्तित करी, या तो हाइड्रोजन की कर दो, आयोडीन की कर दो, या HI की कर दो। तो कंसंट्रेशन चेंज करने पर इतना इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। अब आगे बात करते हैं, एक और बात करते हैं। हम कह रहे हैं कि इसके लिए हम Kc क्या लिखे और Qc क्या लिखे। देखो हम Kc और Qc की बात करते हैं। Kc और Qc की बात करते हैं तो HI की पावर 2, यहाँ पर H2 और यहाँ पर I, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर। ये हमने क्या लिख दिया Kc। Qc क्या होगा, तो Qc इक्वल टू बी HI की पावर 2 और H2 और I2। तो इस तरीके से हम Kc और Qc को लिख सकते हैं। अब क्या है उसकी तरफ चलते हैं। अब Kc क्या है और Qc क्या है, Qc बारे में सब पहले पढ़ चुके हैं। Kc क्या है और Qc क्या है, तो देखो Kc को तो हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हिंदी में कहे तो साम्य अवस्था स्थिरांक। Qc क्या हो जाएगा, Qc क्या कहलाता है, बताया था मैंने आपको पहले, अभिक्रिया भागफल हिंदी में कहते हैं, और ये रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है, हिंदी में कहे तो अभिक्रिया भागफल। ये अब देखते हैं Kc और Qc का क्या रोल है, उसकी तरफ चलता हूं। मैंने कहा Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य अवस्था स्थिरांक। Qc क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट है। आ जाओ, अब हुआ क्या, उसकी तरफ चलते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब भी हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, जब भी हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, सांद्रता को बढ़ाएंगे, तो Qc का मान Kc के मान से कम हो जाता है। क्या कह रहा हूं मैं, जब भी हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं
तो QC का मान KC के मान से कम हो जाएगा। तो यदि QC का मान KC के मान से कम हुआ तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, और QC का मान KC के मान से ज्यादा हुआ तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। इन चीजों को नोट कर लो आप, क्योंकि जब हमें आंसर लिखना होगा तो ये चीजें लिखी जाती हैं। ठीक है, तो क्या कह सकते हम लोग कि हाइड्रोजन और आयोडीन का कंसंट्रेशन बढ़ाने पर QC का मान KC के मान से बढ़ जाता है, इसलिए रिएक्शन अग्र दिशा में चली जाती है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यदि हाइड्रोजन और आयोडीन का कंसंट्रेशन हम कम कर दें तो QC का मान KC के मान से बढ़ जाता है, तो अभिक्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी कि पश्चिम दिशा में चली जाती है। ये किसका इफेक्ट हुआ? चेंज इन कंसंट्रेशन, सांद्रता का प्रभाव। आगे चलें। रिएक्शन की तरफ चलता है। नेक्स्ट साम्य अवस्था पर दाब परिवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। अब यहां पर एक रिएक्शन के एग्जांपल से शुरू समझें। हमने कहा N2 प्लस 3H2 क्या बनेगा? 2NH3 बन जाएगा। ठीक, देखो नंबर ऑफ मोल यहां से कुछ ने लिखा, मतलब नंबर ऑफ मोल 1 है। यहां पे 3 लिखा, मतलब नंबर ऑफ मोल 3 है। यहां पे नंबर ऑफ मोल कितने हो गए? 2 मोल। अब हम देखेंगे कि नाइट्रोजन भी एक गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस है, और अमोनिया भी एक गैस है। और साम्य अवस्था पर दाब परिवर्तन का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। ये जो इक्विलिब्रियम है, इस पर किसका इफेक्ट की बात कर रहा हूं? प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो प्रेशर की बात कहां पर होती है? तो प्रेशर की बात होती है गैसियस रिएक्शन में। तो क्या कंडीशन कह सकते हैं इसमें कि दाब परिवर्तन का प्रभाव केवल गैसीय अभिक्रियाओं पर होता है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ओनली एप्लीकेबल टू गैसियस रिएक्शन। किस पर एप्लीकेबल है? गैसियस रिएक्शन पर एप्लीकेबल है। ठीक है ना? तो कंडीशन क्या है? प्रेशर की बात हो रही है, गैसियस पे एप्लीकेबल होगी। तभी हमने कहा कि ये वाली कंडीशन केवल गैसियस रिएक्शन पर ही एप्लीकेबल होती है, गैसीय अवस्थाओं पर भी लागू होती है। अब इस रिएक्शन में आप देखो, हम देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में आप देखोगे नंबर्स ऑफ मोल में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे नंबर्स ऑफ मोल 2 है, या नंबर्स ऑफ मोल 4 है। क्लियर? तो क्रियाकारक और उत्पाद यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के नंबर्स ऑफ मोल यानी मोलों की संख्या में अंतर है। अब क्या होगा? यहां पर यह होगा कि जिधर दाब वृद्धि का प्रभाव निरस्त हो जाए, यानी कैंसल एट अप्लाइंग प्रेशर, हम जो दाब लगा रहे हैं वो हम कैंसिल कर दें। कौन सी रिएक्शन है? गैसियस है। तो हम कह रहे जहां पर हम प्रेशर को अप्लाई कर रहे, दाब लगा रहे, यदि हम खत्म कर दें, दाब वृद्धि खत्म कर दें, प्रेशर को इंक्रीज नहीं करें, तो ऐसी कंडीशन में यदि हम प्रेशर लगाएंगे ही नहीं, प्रेशर को इंक्रीज नहीं करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि दाब की वृद्धि से यानी इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज इन वॉल्यूम। देखो दो कंडीशन, हमारे पास में एक कोई चैम्बर, इसके अंदर क्या है? गैस। हमने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, पहले इसका वॉल्यूम इतना था, ठीक। अब आप इस पिस्टन से इसको धक्का दे रहे, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। ठीक है ना? तो प्रेशर को बढ़ाने से क्या करें हम लोग? आयतन कम हो जाता है। तो पहली बात क्या हुई? तो गैसियस रिएक्शन में जब आप प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और यदि ऐसा कुछ होगा तो रिएक्शन
शिफ्टेड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब आप देखोगे इधर नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 4 है। प्रेशर आपने बढ़ाया, ये रिएक्शन हेबर प्रोसेस पढ़ी हम लोगों ने, कितने प्रेशर पर होती है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, 200 वायुमंडलीय दाब पर। तो आप प्रेशर बढ़ा रहे कहां पर, ऊपर की तरफ। तो जब हम प्रेशर बढ़ा रहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 4 थे, यहाँ पर क्या होगा 2। तो जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और ऐसी स्थिति में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन या अग्र दिशा की तरफ चली जाती है। अब आगे चलिए, यदि हम प्रेशर को बढ़ा दें, ठीक है ना, यहाँ पे प्रेशर क्या था, बढ़ाया था, अब हम कह रहे हैं कि प्रेशर हम डिक्रीज कर दें, घटा दें, तो प्रेशर आप घटाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में रिएक्शन शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन, अभिक्रिया पश्चिम दिशा की ओर चली जाती है। कौन कहते हैं, ली शातेले। ली शातेले ने क्या कहा, अभी हमने पढ़ा, उन्होंने कहा कि जब भी आप किसी इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन में किसको, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं, तो अभिक्रिया उस दिशा की तरफ या उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है जहां पर इनके प्रभाव कैंसल हो जाए या निरस्त हो जाए। इसे क्या बोलते हैं, ली शातेले प्रिंसिपल। ली शातेले प्रिंसिपल पर सबसे पहले हमने पढ़ा कंसंट्रेशन या सांद्रता का प्रभाव, और ये हम क्या पढ़ रहे हैं, दाब के प्रभाव की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रेशर का प्रभाव। तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है और अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाए। अब आगे चलें, साम्य अवस्था पर तीसरा फैक्टर है आयतन परिवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की बात करता हूं। देखो वॉल्यूम की बात इसी रिएक्शन से कर सकता हूं, कैसे कर सकते हैं, अभी बात हुई है। हम लोग एक बात अच्छे से जानते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, ये भी हमने कहा। तो हम क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम का भी हम एनालिसिस या वॉल्यूम का भी अध्ययन हम किसके आधार पे कर सकते हैं, प्रेशर के बेसिस पे। आयतन का अध्ययन हम किसके आधार पर कर सकते हैं, आयतन का अध्ययन अभी हमने कहा कि दाब के आधार पर किया जा सकता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, अप्लाइंग प्रेशर यानी लगाया गया दाब या आरोपित दाब किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम के, यानी आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये लाइन हमें याद रखना है। तो दाब परिवर्तन का प्रभाव के बाद में आता है आयतन परिवर्तन, यानी कि वॉल्यूम चेंज। तो वॉल्यूम हम कह सकते हैं कि यदि हम क्या करें, दाब में वृद्धि करें, तो साम्य अवस्था उस दिशा की ओर अग्रसर हो जाती है जहां पर आयतन कम हो जाता है। क्या करें हम लोग, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है जहां पर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। हम क्या करें, प्रेशर को आप बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है। तो ली शातेले कहता है कि जरूरी नहीं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम रहे, साम्य अवस्था में वो क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। अब अगला परिवर्तन, साम्य अवस्था पर किसका प्रभाव, टेम्परेचर का प्रभाव, ताप का प्रभाव। थर्ड, साम्य अवस्था पर टेम्परेचर का प्रभाव। अब देखिए, जब हम टेम्परेचर के प्रभाव की बात करते हैं तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है, -92 किलो जूल, ऐसा कुछ लिखा। तो इसी अभिक्रिया को यदि मैं एक और तरीके से लिखूं, ये कहीं लिख रहा हूं, एक ही रिएक्शन को मैंने दो तरीके से लिखा।
अब हम कह रहे हैं कि साम्यावस्था पर यानी एट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आर आल्सो अफेक्टेड, ताप भी साम्यावस्था को प्रभावित करता है। कैसे करता है देखो, ताप परिवर्तन से साम्यावस्था में अभिक्रिया में या तो ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊष्मा अवशोषित। हम कह रहे हैं कि व्हेन चेंज इन टेम्परेचर एट ए इक्विलिब्रियम, व्हेन चेंज इन टेम्परेचर एट ए इक्विलिब्रियम, यदि हमने साम्यावस्था में किसको परिवर्तित कर दिया, ताप को परिवर्तित कर दिया, तो क्या होगा, व्हेन हीट और टेम्परेचर इज एब्जॉर्ब और इमिटेड, या तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या अवशोषण होता है। अब कैसे होगा उसकी तरफ चलते देखो, इससे इन रिएक्शन से आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। मैंने एक जगह माइनस साइन लगाया और एक जगह प्लस साइन लगाया। माइनस साइन और प्लस साइन क्या कहता है, तो यदि हम कह रहे हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में अग्र दिशा की तरफ चल रही है, मतलब मेरी तरफ आ रही है रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अग्र दिशा में चल रही है, तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी। क्या होगी, ऊष्माक्षेपी होगी, यानी एक्सोथर्मिक होगी। आ रहा समझ में, ऊष्माक्षेपी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। और यदि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है, तो दो कह रहा हूं। पहली कंडीशन, यदि रिएक्शन का अग्र दिशा की तरफ चल रही है तो क्या कहा हमने, ऊष्माक्षेपी होगी। अभिक्रिया पश्चिम दिशा में चलेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, तो ऊष्मा शोषी होगी, यानी एंडोथर्मिक है। अब ये माइनस के साइन और प्लस के साइन क्या बताते हैं, माइनस का मतलब एक्सो एक एंडो है, ऊष्माक्षेपी है कि शोषी है, ऊष्मा अवशोषित होती है तो माइनस में, अवशोषित होती है तो अवशोषित मतलब भैया शोषी लग रहा है, एंडो शोषी मतलब ऊष्मा का अवशोषण होगा, एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, तो प्लस आएगा कि माइनस आएगा, कंफर्म। और यदि एक्सोथर्मिक होगी, ऊष्माक्षेपी होगी, तो माइनस के प्लस ऊष्माक्षेपी, नहीं याद, नहीं याद है क्या, नहीं याद है? देखो दो बात बता रहा हूं, फिर मैं समझा रहा हूं, फिर समझना। या तो ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊष्मा अवशोषित होती है, या तो ऊष्मा उत्पन्न होगी या ऊष्मा अवशोषित होगी। अग्र अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी, पश्च अभिक्रिया ऊष्मा शोषी, ठीक है। अब मैं आगे चल रहा हूं। यदि ताप बढ़ने पर साम्य अवस्था लेफ्ट साइड में चली जाती है तो ऊष्मा अवशोषित होती है। अब आ गया होगा समझ में, हिंदी बोल देता हूं मैं। यदि अभिक्रिया बाई दिशा में चली जाती है तो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी हो जाती है। नहीं समझ में? अच्छा इंग्लिश में बोलो। When reaction shifted to left direction, when reaction shifted to left direction, लेफ्ट तरफ यदि रिएक्शन चली जाती तो when temperature is increases, क्या कह रहा हूं मैं, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है। when temperature increases, reaction shifted to left direction, कहां जा रही रिएक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है। आया समझ में? हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट से राइट चलना। लेफ्ट किधर, राइट किधर है? हाँ, तो हम कहां जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। आ गया समझ में? फिर बोल रहा हूं, ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था बाई दिशा में विस्थापित हो जाती है, मतलब कि लेफ्ट डायरेक्शन में चली जाती है। तो रिएक्शन किधर जा रही है, लेफ्ट डायरेक्शन, किधर की तरफ शिफ्ट हो रही है। कब, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो साइन क्या आएगा, अरे समझ में? तो यदि प्लस का मतलब है तो रिएक्शन में क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है।
मतलब ऊष्मा अवशोषित होगी या उत्सर्जित होगी, उत्सर्जित मतलब कि प्लस। इस तरीके से टेम्परेचर इसको अफेक्ट करेगा। लास्ट है फिफ्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है कैटलिस्ट, साम्य अवस्था पर उत्प्रेरक का प्रभाव, कैटलिस्ट का इफेक्ट। अब हम ये कह रहे हैं कि यदि कैटलिस्ट को डाल देते हैं इस रिएक्शन में, ठीक है ना, उत्प्रेरक का उपयोग करने पर व्हेन यूज एज ए कैटलिस्ट एनी रिएजेंट, जब आप किसी भी अभिकर्मक का उपयोग कैटलिस्ट के रूप में करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में करते हैं, तो अभिक्रिया की जो इक्विलिब्रियमनेस है, साम्य अवस्था है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाए। जैसे हम इस रिएक्शन में अधिकतर कौन से कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं? पीटी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं कि रिएक्शन भैया इक्विलिब्रियम में ना रहे, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो। तो हमें बनाना क्या है? अमोनिया, ठीक है ना। तो हम एक लाइन कह रहे हैं कि साम्य अवस्था वाली अभिक्रियाओं पर यदि उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में साम्य अवस्था डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। When equilibrium reaction catalysts are used, their equilibriumness is disturbed by catalyst. किसी भी उत्प्रेरक के द्वारा क्या हो जाती है? साम्य विक्षुब्ध हो जाती है, यानी साम्य अवस्था उसकी खत्म हो जाती है। ये हमारा क्या है? ली शातिल्य प्रिंसिपल और उसके कुछ एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर ने अफेक्ट किया? तो पहला कंसंट्रेशन, दूसरा प्रेशर, तीसरा टेम्परेचर और चौथा कैटलिस्ट। क्वेश्चन अच्छा है, याद कर लेना, परीक्षा में आने की संभावना है। इसके बाद आता है ली शातिल्य के एप्लीकेशन, उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।